आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी चीज के बारे में है जो हर वक्त हर जगह हमारे चारों ओर है, लेकिन लेकिन पूरी तरह से अदृश्य है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी ईएमएफ्स। इस चर्चा के लिए जो स्रोत हमारे पास हैं वे एक किताब से लिए गए हैं जो वाईफाई, सेल फोन और खास तौर पे 5G नेटवर्क जैसी तकनीकों के छिपे हुए नुकसानों पर एक बहुत ही मजबूत और सच कहूं तो चौंकाने वाला नजरिया पेश करती है। और इसका सबसे बड़ा तर्क ये है कि हम इंसान जो ये मानव निर्मित ईएमएफ्स का जाल बिछा रहे हैं, ये असल में हमारी सेहत पर एक बहुत बड़ा अनियंत्रित प्रयोग है। अच्छा। ये स्रोत आज की वायरलेस इंडस्ट्री और दशकों पहले के टोबैको इंडस्ट्री के बीच एक सीधी और काफी उत्तेजक तुलना करता है कि कैसे दोनों ने अपने प्रोडक्ट्स के खतरों को कम करके बताया। तो मतलब हम सिर्फ विज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बात की भी कि कैसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच की खींचतान से आम लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है। तो आज हमारा मकसद इन स्रोतों में पेश किए गए दावों को समझना है। ये फील्ड्स क्या है? इस किताब के मुताबिक ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं और लेखक अपनी चेतावनियों को साबित करने के लिए इतिहास से कौन सी मिसालें देते हैं। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। स्रोत में एक स्पेक्ट्रम की तस्वीर दी गई है जिसके हिसाब से ईएमएफ्स को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। ये क्या है? हाँ, वो स्पेक्ट्रम दिखाता है कि रेडिएशन की एक बहुत बड़ी रेंज है। एक तरफ है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारे घरों की बिजली की लाइनों से निकलने वाली तरंगें। अच्छा। और दूसरी तरफ हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी तरंगें, जैसे एक्सरे और गामा किरणें। और बीच में आते हैं रेडियो, वाईफाई, माइक्रोवेव और यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी। लेकिन सबसे बड़ा फर्क नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग रेडिएशन के बीच है। अच्छा, आयोनाइजिंग रेडिएशन ये तो हम सब जानते हैं। डॉक्टर के यहाँ एक्सरे के टाइम वो भारी सी लेड जैकेट पहनाते हैं, तो ये तो साफ है कि खतरनाक है। बिल्कुल। आयोनाइजिंग रेडिएशन में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि वो सीधे हमारे शरीर के परमाणुओं से, मतलब एटम से, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है। ओह। ये सीधे सीधे हमारे डीएनए के बॉन्ड्स को तोड़ सकती है, या फिर ये हमारी कोशिकाओं में मौजूद पानी के अणुओं को तोड़कर बेहद नुकसानदेह कण बना सकती है, जिन्हें हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो फिर जाकर डीएनए पर हमला करते हैं। और इस बात पर तो कोई बहस नहीं है? नहीं, इस पर तो विज्ञान में कोई बहस नहीं है। ये एक स्थापित तथ्य है। तो असली सवाल उठता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। मतलब हमारे सेल फोन, वाईफाई राउटर, ब्लूटूथ हेडफोन, ये सब दशकों से तो यही माना जाता रहा है कि ये सुरक्षित है, क्योंकि इनमें डीएनए को सीधे तोड़ने जितनी ऊर्जा नहीं होती। लेकिन ये किताब इस पूरी सोच को ही चुनौती देती है। और यहीं से ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। किताब एक बिल्कुल अलग रास्ते का जिक्र करती है जिससे नॉन आयोनाइजिंग ईएमएफ्स शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब सीधा हमला नहीं है? नहीं, ये कोई सीधा हमला नहीं है, बल्कि एक तरह का अप्रत्यक्ष, ज्यादा चालाकी भरा तरीका है। लेखक का पूरा ध्यान हमारी कोशिकाओं की बाहरी दीवार पर मौजूद एक चीज पर है, जिसे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स यानी VGCCs कहते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, ये काफी टेक्निकल लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? सोचिए कि हमारी हर कोशिका के बाहर छोटे छोटे दरवाजे हैं जो सिर्फ कैल्शियम के लिए हैं। अच्छा। ये दरवाजे आमतौर पर कसकर बंद रहते हैं और बहुत ही कम कैल्शियम को अंदर आने देते हैं। किताब का तर्क ये है कि मानव निर्मित ईएमएफ्स, खासकर डिजिटल उपकरणों से निकलने वाले पल्स्ड सिग्नल, हाँ, पल्स्ड सिग्नल, ये इन दरवाजों के लिए एक चाबी की तरह काम करते हैं। एक मिनट, आपने पल्स्ड ईएमएफ्स कहा, इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी लाइट के ऑन ऑफ होने जैसा है? और सोर्स के मुताबिक ये लगातार चलने वाले सिग्नल से ज्यादा खतरनाक क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, ये एक लाइट के तेजी से जलने बुझने जैसा ही है। डिजिटल सिग्नल इसी तरह काम करते हैं 0 और 1 की भाषा में। स्रोत का तर्क है कि हमारी कोशिकाओं के ये कैल्शियम दरवाजे इसी ऑन ऑफ पैटर्न के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। एक स्थिर लगातार सिग्नल शायद उतना असर न करे, लेकिन ये तेज धड़कन जैसा पल्स्ड सिग्नल इन दरवाजों को बार बार खुलने पर मजबूर कर देता है। और उससे फिर कोशिका के अंदर कैल्शियम की बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो कोशिकाओं में कैल्शियम की बाढ़ आ गई, लेकिन हमारी बॉडी में तो चीजों को कंट्रोल करने के सिस्टम होते हैं। क्या सोर्स ये बताता है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इस अतिरिक्त कैल्शियम से निपट क्यों नहीं पाता? यही तो मुख्य बात है। शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। आमतौर पर कोशिका के अंदर कैल्शियम की मात्रा बाहर के मुकाबले, आप अंदाजा लगाइए, लगभग 20,000 गुना कम रखी जाती है। 20,000 गुना? जी,
जब ये दरवाजे खुल जाते हैं और कैल्शियम अंदर भर जाता है तो ये एक इमरजेंसी अलार्म की तरह होता है। ये अतिरिक्त कैल्शियम एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। अच्छा। ये दो और मॉलिक्यूल बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? जब ये दोनों मिलते हैं तो वे पेरोक्सीनाइट्रेट नाम का एक बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह फ्री रेडिकल बनाते हैं। पेरोक्सीनाइट्रेट मतलब ये एक तरह का बायोलॉजिकल एसिड या जंग जैसा है जो कोशिकाओं को अंदर से गलाने लगता है? ये तुलना काफी हद तक सही है। किताब के अनुसार पेरोक्सीनाइट्रेट शरीर में बड़े पैमाने पर ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करता है और इससे जो दूसरे फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो आखिर में हमारे डीएनए में सिंगल और डबल स्ट्रैंड ब्रेक यानी टूट-फूट का कारण बन सकते हैं। तो नतीजा वही है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन से होता है? नतीजा वही है, डीएनए को नुकसान। हाँ, डीएनए को नुकसान। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल अलग है। तो मतलब सोर्स का असली तर्क ये नहीं है कि फोन का रेडिएशन डीएनए को सीधे हथौड़े की तरह तोड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक चाबी की तरह है जो कोशिका का दरवाजा खोलकर अंदर कैल्शियम की बाढ़ ला देती है और वो बाढ़ फिर अंदर तबाही मचाती है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। बिल्कुल, यही इस किताब में पेश किया गया मुख्य वैज्ञानिक तर्क है। ये तो हो गई विज्ञान की बात, लेकिन लेखक अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए इतिहास की एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प कहानी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जूतों की दुकान में इस्तेमाल होने वाले फ्लूरोस्कोप की कहानी। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो चेतावनी भी देती है। 1920 और 30 के दशक में जूतों की दुकानों में एक्सरे मशीनें रखना एक फैशन बन गया था। इन मशीनों को फ्लूरोस्कोप कहा जाता था। एक्सरे से जूते फिट करना, ये तो किसी मजाक जैसा लगता है। क्या सोर्स ये बताता है कि लोग इसके लिए तैयार कैसे हो गए? क्या उन्हें एक्सरे के खतरों के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था? यही तो हैरान करने वाली बात है। इसे एक वैज्ञानिक तरीके के तौर पर बेचा गया था। अच्छा। माता पिता और बच्चे उस मशीन में पैर डालते थे और स्क्रीन पर अपने पैर की हड्डियों को जूते के अंदर देख सकते थे। उन्हें लगता था कि वे एकदम परफेक्ट फिट वाला जूता खरीद रहे हैं, जिससे बच्चों के पैर स्वस्थ रहेंगे। सेल्समैन भी अपना हाथ मशीन में डालकर जूते को दबाकर दिखाता था। और इन मशीनों में कोई सुरक्षा नहीं होती थी? कोई शील्डिंग? जरा भी नहीं। किताब के मुताबिक इन मशीनों में कोई शील्डिंग नहीं थी। वो सीधे बच्चे के पैरों, टांगों और शरीर के निचले हिस्से पर एक्सरे की बौछार करती थी। ओह। स्रोत में ऐसी घटनाओं का जिक्र है जहां सेल्समैन के हाथों में गंभीर डर्मेटाइटिस हो गया और कम से कम एक शू मॉडल की टांग को गंभीर रेडिएशन बर्न की वजह से काटना पड़ा। ये जानते हुए भी कि एक्सरे खतरनाक है, ये सब चलता रहा? हाँ, एक्सरे के खतरों के बारे में डॉक्टरों को उस वक्त भी पता था, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं थी। तो ये कब तक चला? ये मशीनें 30 से ज्यादा सालों तक इस्तेमाल होती रही। 1950 के दशक तक अकेले अमेरिका में ऐसी 10,000 से ज्यादा मशीनें थीं। तो इस कहानी से लेखक क्या साबित करना चाहते हैं? आज के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? लेखक इसे पूरी तरह से मुनाफे के लिए विज्ञान का दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण बताते हैं। उनका तर्क यह है कि उस समय की तरह ही आज हमें बताया जा रहा है कि हमें और तेज और बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है, लेकिन ये जरूरत असल में इंडस्ट्री की ज्यादा प्रोडक्ट्स और सेवाएं बेचने की भूख से पैदा हुई है और इसमें हमारी सेहत पर पड़ने वाले संभावित असर को नजरअंदाज किया जा रहा है। जूते वाली कहानी से ये साफ है कि कैसे एक वैज्ञानिक दिखने वाली चीज को बेचकर इंडस्ट्री ने दशकों तक खतरे को नजरअंदाज किया। जी। सोर्स का तर्क है कि हम आज इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस बार ये 5G के रूप में है। सोर्स के हिसाब से 5G में ऐसा क्या है जो इसे पिछली टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा चिंताजनक बनाता है? किताब के अनुसार दो मुख्य बातें 5G को अलग बनाती हैं। पहली, ये मिलीमीटर वेव्स नाम की बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा। मिलीमीटर वेव्स? हाँ, ये तरंगे ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर पाती और दीवारों के पार भी आसानी से नहीं जा सकती। अच्छा। इसलिए 5G के लिए स्मॉल सेल एंटेना का एक बहुत घना जाल बिछाना पड़ेगा। शहरी इलाकों में शायद हर 300-500 फीट पर एक एंटेना लगाना पड़े। मतलब हमारे चारों तरफ एंटेना का एक जंगल होगा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि 5G को सिर्फ फोन और कंप्यूटर के लिए नहीं, बल्कि एक विशाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए बनाया गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब IoT? हाँ, IoT। सोचिए, आपके रेफ्रिजरेटर से लेकर स्ट्रीट लाइट्स तक और सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर हर छोटी बड़ी डिवाइस, सब कुछ वायरलेस तरीके से जुड़ा होगा। तो इससे तो रेडिएशन का एक स्थायी कंबल बन जाएगा ना? बिल्कुल। किताब का तर्क है कि इससे हमारे वातावरण में रेडिएशन का एक ऐसा कंबल बन जाएगा जिससे बचना नामुमकिन होगा। स्रोत में इन मिलीमीटर वेव्स के एक बहुत ही खास इस्तेमाल का जिक्र है जो सच में परेशान करने वाला है। हाँ,
लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग इन्हीं मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल एक भीड़ नियंत्रण हथियार में करता है, जिसे एक्टिव डिनायल सिस्टम यानी एडीएस कहते हैं। रुकिए, ये तो चौंकाने वाली बात है। तो सोर्स ये कह रहा है कि जिस तकनीक को मिलिट्री लोगों को पीछे हटाने के लिए इस्तेमाल करती है, उसी तकनीक का एक वर्जन हमारे शहरों में हर तरफ लगाया जाएगा। बिल्कुल, यही लेखक का मुख्य बिंदु है। क्या सोर्स इस बात पर और गहराई में जाता है कि इन दोनों के पावर लेवल या असर में क्या फर्क है? हाँ, वो बताते हैं, हथियार का मकसद लोगों की त्वचा की ऊपरी परत में एक असहनीय जलन पैदा करना है, जिससे वे तुरंत पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं। जाहिर है 5G नेटवर्क में पावर का स्तर बहुत कम होगा, लेकिन किताब ये सवाल उठाती है कि अगर हाई पावर पर ये तरंगें ऐसा असर कर सकती हैं, तो लगातार 24 घंटे 7 दिन भले ही कम पावर पर इन तरंगों के संपर्क में रहने का हमारी त्वचा और शरीर पर क्या असर होगा। ये तो सोचने वाली बात है। स्रोत उन अध्ययनों का भी हवाला देता है जो दिखाते हैं कि हमारी पसीने की ग्रंथियां इन MMWs के लिए एंटेना की तरह काम कर सकती हैं, जो इन तरंगों को शरीर में केंद्रित कर सकती हैं। और बात सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, किताब में पर्यावरण पर इसके असर की भी चिंता जताई गई है। हाँ, लेखक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये मिलीमीटर वेव्स पौधों और बारिश की बूंदों द्वारा आसानी से सोख ली जाती हैं, जिसका असर हमारी खाद्य आपूर्ति और शायद मौसम पर भी पड़ सकता है। और कीड़ों के बारे में भी कुछ था। जी, इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात कीड़ों के बारे में है। कीड़ों का आकार मिलीमीटर में होता है, जिससे वे इन तरंगों के लिए छोटे छोटे एंटेना बन सकते हैं। लेखक इसे दुनिया भर में पहले से ही तेजी से घट रही कीड़ों की आबादी से जोड़कर देखते हैं। और ये हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, बिल्कुल। तो हमने स्रोत सामग्री के दावों की पड़ताल की, एक नया जैविक तंत्र कि कैसे EMFs हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जूतों की दुकान वाले एक्स-रे फ्लोरोस्कोप के साथ एक ऐतिहासिक चेतावनी, और 5G तकनीक के बारे में उठाई गई कुछ बहुत गंभीर चिंताएं। बिल्कुल। इस किताब का निचोड़ यह है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए इंडस्ट्री या सरकार पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। लेखक बार बार तंबाकू उद्योग के खिलाफ लड़ी गई लंबी लड़ाई का उदाहरण देते हैं कि कैसे दशकों तक नुकसान के सबूतों को दबाया गया। तो एक तरह से ये इतिहास खुद को दोहराने जैसा है। बिल्कुल, ये जानकारी जटिल है और वायरलेस तकनीक को लेकर हमारी जो एक सहज धारणा बन गई है कि ये सुरक्षित है, उसे जोरदार तरीके से चुनौती देती है। ये निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत सिर्फ समस्याएं ही नहीं गिनाता, ये जैविक प्रक्रियाओं की गहराई में जाता है और हमारे इस आधुनिक अदृश्य वातावरण को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा देता है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। स्रोत हमारी आज की स्थिति का वर्णन कुछ इस तरह करता है कि हम सब एक वैश्विक स्वास्थ्य अध्ययन में अनजाने में शामिल कर लिए गए शोध विषय हैं, जिसके लिए हमने कभी अपनी सहमति नहीं दी। इस तकनीक की अदृश्य प्रकृति को देखते हुए कोई व्यक्ति अपने जीवन और अपने स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों का निरीक्षण करना शुरू भी कैसे कर सकता है?